गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपकी study.com में आपका स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज आप लोगों को झारखंड के हिस्ट्री से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो टॉपिक है कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मात्र एक बार झारखंड में होता है, जो 1940 में होता है। दोस्तों, जिस तरह से पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का होता है, उस तरह से ही एक बार 53वां अधिवेशन झारखंड में रामगढ़ में हुआ था। उसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग अभी चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। दोस्तों, अभी हम बताएं कि 53वां अधिवेशन जो रामगढ़ में 1940 में हुआ था। दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि ये इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक झारखंड के हिस्ट्री से संबंधित बना क्योंकि मात्र एक बार रामगढ़ में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। दोस्तों, उस समय 1940 ईस्वी में ये रामगढ़ हजारीबाग जिला के अंतर्गत आता था। जो रामगढ़ वर्तमान समय में एक ज़िला है, जिसका स्थापना 12 सितंबर 2007 ईस्वी को हुआ। दोस्तों, अभी हम देखें कि 53वां अधिवेशन जो रामगढ़ में हुआ। दोस्तों, रामगढ़ में अधिवेशन जब हुआ था तो पूरे झारखंड से लोग, दूर दराज से लोग पैदल चल करके इस अधिवेशन में कुछ लोग भाग लेने के लिए, यह देखने के लिए बहुत लोग आए। दोस्तों, इसके साथ साथ कृषक वर्ग, बूढ़ बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं इस अधिवेशन में उपस्थित हुए। दोस्तों, ये अधिवेशन रामगढ़ के बरकाकाना के दामोदर नदी के सहायक नदी या उप नदी हरहर नदी के किनारे इस अधिवेशन का आयोजन किया गया था। दोस्तों, आपको ये बात में ध्यान रखना होगा। दोस्तों, ये अधिवेशन जो बरकाकाना जो रामगढ़ में है, दामोदर नदी के किनारे, जिसका उप नदी या सहायक नदी हरहर नदी है, वहाँ अभी भी वर्तमान समय में इस अधिवेशन को याद रखने के लिए या यादगार रखने के लिए एक स्मारक भी बनाया गया है। दोस्तों, वर्तमान समय में ये क्षेत्र जो है वो छावनी रेजिमेंट के अंतर्गत अभी आ गया है। दोस्तों, आगे हम देखेंगे इस अधिवेशन का अध्यक्ष कांग्रेसों द्वारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को चुना गया था। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष चुने गए थे। उस समय 1941 से लेकर के 45 तक कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, इसलिए लगातार अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे 6 साल बने रहे। दोस्तों, ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, जहां अधिवेशन हुआ था वहां मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार या इसी को बोल सकते हैं प्रवेश द्वार का नाम बिरसा मुंडा रखा गया था। दोस्तों, जो सभा स्थल था, सभा स्थल उसका नाम मजहर नगर रखा गया था, जो मजहर उल हक के नाम पर रखा गया था। मजहर उल हक के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। मजहर उल हक के नाम पे मजहर नगर सभा स्थल का नाम रखा गया था। दोस्तों, इसके आगे हम देखते हैं तो इस अधिवेशन से पहले, मतलब 1940 से पहले, रामगढ़ में ही गांधी जी द्वारा 14 मार्च को खादी ग्रामोद्योग का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, अभी हम बताएं कि 14 मार्च 1940 को खादी ग्रामोद्योग का शुभारंभ महात्मा गांधी करते हैं। दोस्तों, इस अधिवेशन से पूर्व में किया जाता है। दोस्तों, ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इसके बाद 17 से लेकर के 19 मार्च 1940 में कांग्रेस विषय निर्वाचित समिति का बैठक किया जाता है, आयोजन किया जाता है। दोस्तों, उसमें पहले दिन ही, मतलब 19 मार्च को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत और विश्व के संकट के संबंधित मुख्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों,
दोस्तों अभी हम बताएं कि 17 से 19 मार्च को कांग्रेस विषयक निर्वाचित समिति का बैठक या आयोजन किया जाता है। उसमें दोस्तों पहले दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत और विश्व के संकट के मुख्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया और इस प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अनुमोदन किया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा अनुमोदन किया गया। दोस्तों ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों इसके आगे हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही इस अधिवेशन में सत्याग्रह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। सत्याग्रह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और इस प्रस्ताव को जेबी कृपलानी अनुमोदन करते हैं। दोस्तों अभी बताएं कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस अधिवेशन में मात्र एक बार सत्याग्रह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और इस प्रस्ताव को जेबी कृपलानी ने समर्थन किए या अनुमोदन किए। दोस्तों ये बात को आपको ख्याल रखना होगा, इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इस अधिवेशन में सबसे मुख्य बिंदु अगर देखा जाए तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया और इसके साथ ही साथ वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा द्वारा देश के संविधान निर्माण पे बल दिया गया। दोस्तों इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों अभी हम बताएं कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया, इसके साथ साथ वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा द्वारा देश के संविधान निर्माण पर बल दिया गया, जोर दिया गया। दोस्तों इसके साथ साथ इस अधिवेशन में गांधी जी मुख्य रूप से संबोधन करते हैं और संबोधन करते हुए दोस्तों महात्मा गांधी इस अधिवेशन को संबोधन करते हैं और अहिंसात्मक संघर्ष पर इन्होंने बल देते हैं। दोस्तों इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों इसके आगे हम देखते हैं, हम फर्स्ट में ही बताएं कि इस अधिवेशन को बहुत दूर दराज से लोग देखने के लिए आए और इसके साथ साथ आपको एक मुख्य बिंदु को ध्यान रखना होगा कि पलामू से टाना भगतों ने पैदल चल करके इस अधिवेशन में भाग लेते हैं। दोस्तों भाग लेने के साथ साथ महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली भेंट करते हैं। दोस्तों ये बताएं कि पलामू से टाना भगतों ने पैदल आकर के इस अधिवेशन में भाग लेते हैं। भाग लेने के दौरान महात्मा गांधी को 400 रुपया कोष के रूप में एक थैली भेंट प्रदान करते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आगे हम देखेंगे कि इस अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है एवं स्वागत समिति का अध्यक्षीय भाषण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस भाषण प्रस्ताव को जेबी कृपलानी द्वारा अनुमोदन किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों इस अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति या इस सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति भाग लिए थे, जिनका नाम इस प्रकार है। स्वागत समिति का अध्यक्ष जो पहला नंबर में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद स्वागत समिति का उपाध्यक्ष 2 व्यक्ति थे, कृष्ण सिंह और सैयद महमूद। ठीक दोस्तों, ये दोनों उपाध्यक्ष थे। दोस्तों स्वागत समिति का महासचिव अनुग्रह नारायण सिंह थे। दोस्तों स्वागत समिति का पदाधिकारी अंबिका कांत सिंह थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे स्वागत समिति का प्रचार पदाधिकारी ज्ञानचंद्र सोधु थे। दोस्तों इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। अब अभी बताएं स्वागत समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद उपाध्यक्ष 2 व्यक्ति थे, कृष्ण सिंह और सैयद महमूद। इस स्वागत समिति का महासचिव अनुग्रह नारायण सिंह। इसके बाद बताएं दोस्तों इस स्वागत समिति का पदाधिकारी अंबिका कांत सिंह। इस स्वागत समिति का प्रचार पदाधिकारी ज्ञानचंद्र सोंधु थे। दोस्तों इसके बाद भी इस अधिवेशन में कुछ व्यक्ति को और
जानना आवश्यक होगा। जैसे इस अधिवेशन में फूल बरसाने के लिए या पुष्प बारिश करने के लिए रांची के एक व्यापारी को जिम्मेदारी दिया गया था, जिसका नाम था धर्मचंद्र सराबगी। ठीक है दोस्तों, इसे पुष्प बारिश करने के लिए, अधिवेशन में फूल बरसाने के लिए जिम्मेदारी दिया गया था। दोस्तों, ये रांची के एक व्यापारी थे जिन्हें जिम्मा दिया गया था फूल बरसाने के लिए। दोस्तों, अचानक मौसम खराब होने की घटना, आंधी तूफान होने के कारण ये रांची से तो अपना विमान लेकर के रामगढ़ अधिवेशन की तरफ चले, लेकिन मौसम खराब होने के कारण फूल या पुष्प बरसा नहीं पाए। अंततः ये जमशेदपुर हवाई अड्डे में अपना विमान उतार दिए। दोस्तों, ये व्यक्ति को भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ एक कंपनी था जो बिजली प्रबंध किया था, उसका नाम था गया कॉटन मिल्स था, जो बिजली का प्रबंध इस अधिवेशन में किया था। दोस्तों, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ इस अधिवेशन में कुछ स्वयं सेविकाएँ महिलाएँ थी, जो उनका भी नाम आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे सरला देवी, इसके साथ साथ कुमारी तारा पटवर्धन, उसके बाद कुमारी इंद्रमती जुनाज। दोस्तों, ये तीनों इस अधिवेशन के स्वयं सेविकाएँ थी। ठीक है दोस्तों, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ इस अधिवेशन के समानांतर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक समिति का आयोजन किया जाता है, जिसका नाम रहता है अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, ये बताया कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसी अधिवेशन के समानांतर में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन या बैठक रामगढ़ के बिहटा नामक स्थान पर किया जाता है। बिहटा नामक स्थान पर किया जाता है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ एम एन राय, इनका पूरा नाम रहता है मानवेंद्र नाथ राय, इनके द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना किया जाता है। दोस्तों, अभी बताएं कि सुभाष चंद्र बोस बिहटा में एक सम्मेलन करते हैं, जो बिहटा रामगढ़ में ही है। इस अधिवेशन के समानांतर ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं, स्थापना करते हैं। इसके साथ साथ एम एन राय, जो मानवेंद्र नाथ राय, इन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का नींव रखते हैं, आधारशिला रखते हैं। दोस्तों, इन सभी बातों को आपको रामगढ़ के अधिवेशन के अंतर्गत आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।